सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। आज 5 फरवरी है। डिस्कस करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। 4 Feb से आई एम स्टार्टिंग, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। और भी कई सारे कोर्सेस हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये क्लासेस भी आपकी कराई जाती, इंक्लूडिंग ऑप्शनल लाइव क्लासेस हैं। आपको करना क्या है, unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज़ SPLIVE। कोड इस्तेमाल करोगे और लिंक आपका अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। देखो अभी जल्द ही ये अमाउंट जो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये इट विल रिड्यूस टू 5%। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 2022 2023, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं अपना ऑप्शनल GS का सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं। 8 फरवरी स्टार्ट्स ऑन 8 फरवरी। कई सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, 2022 2023 के लिए। तो करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE। अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा आप जरूर से बने। 7 फरवरी का है। अगर आप इसमें टॉप 3 रैंक्स लेकर आते हैं तो इसमें आपको मतलब इस पर आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो पहला आपका क्वेश्चन भी है जो न्यूज़ में भी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, ख़ास तौर से अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करते हो तो वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन एक बड़ा इशू बन जाता है। और ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, इट नॉट ओनली इम्पैक्ट्स, ये ध्यान से समझना है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ह्यूमंस को ही अफेक्ट करता है। यहाँ पे इवन छोटे इंसेक्ट्स की बात करो, बर्ड्स की बात करो, किसी भी ऐसे जीव जंतु की बात करो, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट होते हैं। साउंड वेव्स बहुत सारी चीज़ें बहुत से एनिमल्स पर डिसाइड और डिटरमाइन करती हैं, तो वो उनका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड्स दैट रेंज बिटवीन 40 डेसिबल and about 140 decibel. The ambient sound pressure level or SPL is in library is about 35 decibel, while that is inside moving bus or subway train is roughly 85 decibel. तो इस पर आर्टिकल भी आया था जिस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, तो द हिंदू पे आर्टिकल आया था। तो नॉइज़ पोल्यूशन कैन इंटरफेयर विथ एन एनिमल्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ मेट, कम्युनिकेट, नेविगेट, find food, avoid predators, thus can even be existential threat to vulnerable organisms। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स है, दे कैन डिटेक्ट 0 से लेके 140 डेसिबल तक की वॉइस सुन सकते हैं। और जो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे यूज साउंड, मतलब उनके बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शंस या उनके कई सारे ऐसे एग्जिस्टेंशियल फंक्शंस वो डिपेंड करते हैं साउंड पर। काफ़ी हद तक वो डिपेंड करते हैं साउंड पर, मतलब साउंड पर काफ़ी अधिक निर्भर करते हैं। जैसे चाहे वो फूड को फाइंड करना, नेविगेट करना, प्रेडेटर्स को अवॉइड करना, कम्युनिकेट करना, मेट को जो है अपोजिट सेक्स को जो है वो अट्रैक्ट करना, तो उसके लिए साउंड या बहुत ज़रूरी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड उनको ज़रूरी है। अगर उस पर चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, तो वो उनका फंक्शन अफेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे गलत है। 0 डेसिबल से लेकर अबाउट 140 डेसिबल है, ये ध्यान रखना है। एम्बिएंट साउंड प्रेशर लेवल की बात करो और SPL की बात करो इन लाइब्रेरी, ये लगभग 35 डेसिबल। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, कई बार पूछे गए हैं। करेक्ट आपको बताना, तो आंसर जो आपका होगा दैट इज D 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DNA प्रोफाइलिंग। इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज for which there are no common tests. DNA profiling methods and DNA database are based on microsatellites on the autosomal chromosomes. Each person has many copies of their nuclear DNA। तो आपको करेक्ट बताना। देखो DNA प्रोफाइलिंग की बात करो, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट DNA प्रोफाइलिंग इन जनरल, ये एक प्रोसेस है वेयर अ स्पेसिफिक DNA पैटर्न, एक स्पेसिफिक जो DNA पैटर्न है जिसे हम प्रोफाइल कहते हैं, वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम अ पर्सन या बॉडी टिश्यू से। सैंपल आपका जो है उससे वो सर्टेन सेट ऑफ DNA पैटर्न को ऑब्टेन किया जाता है। इवन दो हम सभी लोग यूनिक हैं, बट ज़्यादातर जो हमारा जो DNA है वो आइडेंटिकल है टू अदर्स पीपल। DNA अगर आप दूसरे के DNA से कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट वो आइडेंटिकल है, बट कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं उस पर हम
डिफरेंस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग कई सारे एरियाज में इसका इस्तेमाल भी है, जैसे फॉरेंसिक टेक्निक में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कंपेयरिंग क्रिमिनल सस्पेक्ट्स प्रोफाइल टू डीएनए एविडेंस, मतलब अगर कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, कोई सैंपल मिला तो उस बेसिस पर डीएनए सैंपल को कलेक्ट करना, फिर डीएनए प्रोफाइलिंग करना, बहुत सारी जानकारी मिल पाती है मेडिकल रिसर्च के लिए, पेरेंटेज टेस्टिंग के लिए ये डीएनए प्रोफाइलिंग आपकी की जाती है। अब अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द डीएनए प्रोफाइलिंग, ये हमेशा से न्यूज़ में भी रही है, अभी भी देखा जाए तो इस पर कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल विल लीड टू मिसयूज सेज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे इट हैज़ बीन परफॉर्म सक्सेसफुली ऑन वाइड रेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बहुत सारे जो बॉडी फ्लूइड है, वाइड रेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड में ये सक्सेसफुली इसको टेस्ट भी किया है, टिश्यूज़ फॉर एंड टिश्यूज़ फॉर विच देर आर नो कॉमन टेस्ट। ये स्टेटमेंट आपका सही है। डीएनए प्रोफाइलिंग मेथड, डीएनए डेटाबेस आर बेस्ड ऑन माइक्रो सैटेलाइट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट, सर्टेन सेट ऑफ सीक्वेंस, जो कि डीएनए के जैसे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स हैं, मतलब सेल्स के बने होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और वहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट है। ऑटोजोमल मतलब जो नॉर्मल आपके सेल्स है, एक तो आपके स्पर्म्स या जो गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं तो वहाँ पे वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स आप कह सकते हो, और एक नॉर्मल सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमको उनको ऑटोजोमल्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये एक सर्टेन सीक्वेंस, जैसे बॉडी फ्लूइड हो गया, कोई शरीर का हिस्सा हो, उससे आप डीएनए को निकालोगे और उसमें क्योंकि डीएनए ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, कुछ सर्टेन सीक्वेंस होते हैं जिस पर डिफरेंस आपका आता है, तो वो हमें डिटरमाइन करने के लिए वो डिपेंडेंट भी होता है सर्टेन सीक्वेंस पर। 2-7 बेस पेयर का सीक्वेंस होगा जो कि लगातार अपने आप को रिपीट करेंगे, तो वी कैन कॉल देम एज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, STRs भी वी कैन कॉल देम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग मेथड डीएनए डेटाबेसेस आर बेस्ड ऑन STRs। ईच पर्सन हैज़ मैनी कॉपीज, 2 कॉपीज आपकी होती हैं ऑफ देयर न्यूक्लियर डीएनए, ये आपको ध्यान रखें। एक आपका मदर से आता है, एक फादर से, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सही है। आंसर आपका है 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट START ट्रीटी। START 1 Strategic Arm Reduction Treaty was bilateral treaty between United States of America and Union Soviet Socialist Republics USSR based on the reduction and limitation of strategic offensive arms proposed by United States President Bill Clinton। तो ये आप ध्यान रखो, START treaty, when you talk about the START treaty, START 1 Strategic Arms Reduction Treaty की जब आप बात करते हो, ये एक bilateral treaty है USA और USSR के बीच में, USA और USSR के बीच में, क्योंकि देखो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, दोनों एक दूसरे को सप्रेस करना चाहते थे और एक टेंशन भी था आर्म्स एम्यूनिशन से रिलेटेड। अगर मतलब कई सस्पिशंस अगर होते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती वॉर होने की, तो उसको रोकने के लिए जो आर्म्स एम्यूनिशंस हैं उसको रिड्यूस करना, ये एक एम था, ये एक बहुत बड़ा एम था दोनों के बीच में। इस पर काफ़ी सारे बातचीत भी आपकी चल रही थी। तो START 1 स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी आपकी थी, जो कि साइन किया गया था 31 जुलाई 1991 में, और ये फोर्स में आई थी 5 दिसंबर 1991 में ये आपका साइन की गई थी, और 94 में 5 दिसंबर 1994 में ये ट्रीटी आपकी फोर्स में आई थी। एक्सपायर ये 5 दिसंबर 2009 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ज़रूरी ये है, अगर आप इसके गोल की बात करोगे तो इसका जो गोल था, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो कि साइन की गई थी जुलाई 31, 1991 में प्रेसिडेंट जॉर्ज SW बुश और सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव उनके बीच जो साइन की गई थी, तो यहाँ पे सिर्फ यही एक बहुत बड़ा एम था कि नंबर ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड मीन्स न्यूक्लियर वॉरहेड आइदर कंट्री कुड पोजेस, बट इनके नंबर्स को लिमिट करना, ये एक एम था इनके नंबर्स, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप से न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करते तो वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। फिर डिसइंटीग्रेशन भी USSR का हो रहा था, तो उसके जो देश हिस्से थे तो वो देश मतलब वो देश भी, उन देश और USA के बीच में भी टेंशन आपका आगे बढ़ सकता है। तो इस वजह से ये प्रयास आपका किया था। अभी हाल में नई START ट्रीटी की साइन करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है वो फरवरी में एक्सपायर कर रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना था। यहाँ पे प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको जो प्रपोज किया गया था प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। तो इसका जो आंसर आपका होगा दैट इज़ 1 और 2।
नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉपर स्क्रैप। यूनियन बजट 21-22 reduced import duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Copper scrap that is adequately clean can directly recovered through remelting without further refining, whereas scrap of lower grade has to be refined in similar process as a primary copper. Reduction extraction pressures due to adoption of recycling will help to contain ecological degradation and pollution associated with mining. देखो सिंपल सी चीज़ है कि अभी हमने जैसे बजट में अनाउंस भी किया था कि आई थिंक 15 ईयर्स से पुरानी अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है, या आप एक बार चेक करना है, 20 ईयर्स से पुरानी कोई प्राइवेट व्हीकल है तो वहाँ पे अगर उसको आप कर रहे हो तो उसका फिटनेस टेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। और इसके लिए फिर एक इफेक्टिव स्क्रैपिंग पॉलिसी, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए तो स्क्रैप कराना पड़ेगा, मतलब उसको गाड़ी को तोड़ के और फिर उसके जो भी मटेरियल इस्तेमाल है उसको रिसाइकिल करना। तो क्रॉप इसी तरीके से कॉपर भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे यूनियन बजट 2021-22 की बात किया जाए तो इट हैज़ रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, इसको रिड्यूस किया गया है इंपोर्ट ड्यूटी को। कॉपर स्क्रैप इज एडिक्वेटली क्लीन, कैन बी डायरेक्टली रिकवर्ड थ्रू रीमेल्टिंग विदाउट फर्दर रिफाइनिंग। स्क्रैप ऑफ लोअर, मतलब अगर आप कॉपर स्क्रैप की बात करें तो वो ये एडिक्वेटली इट कैन इज एडिक्वेटली क्लीन, कैन बी डायरेक्टली रिकवर्ड थ्रू रीमेल्टिंग। कॉपर स्क्रैप की अगर बात करें विदाउट फर्दर रिफाइनिंग, अगर आप लोअर ग्रेड का स्क्रैप है तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉपर रिफाइनिंग करके ही आप कॉपर को निकाल सकते हो। अगर वी कैन से कि हम ये कॉपर को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो माइनिंग भी आपको कम करना पड़ेगा, इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है वो भी आपका कम होगा। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉपर इस्तेमाल होता है, और उन मशीन्स या जो भी चीज़ें हैं या इवन व्हीकल्स का जैसे एग्जांपल दिया, कुछ ही व्हीकल्स आई थिंक होंगी जहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल होता होगा, मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कॉपर को स्क्रैप करना, कॉपर स्क्रैपिंग एक एरिया बन सकता है जो कि हमारे कॉपर के नीड को पूरा कर सके, और इससे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि कम माइनिंग करोगे आपकी डिमांड वैसे पूरी हो जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, आंसर इज 1, 2, 3। तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% to 2.5%। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। Kakadu with साउथ कोरिया, वरुणा विथ फ्रांस, इब्सामर विथ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इस टाइप के क्वेश्चन IR से रिलेटेड कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना ककाडू जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये एक पॉइंट याद रखना है। बाकी ये दोनों स्टेट आपके सही हैं, आंसर जो होगा दैट इज डी। तो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेंडमेंट्स इन 1 person कंपनीज रूल। Any natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, would be allowed to form an 1 person company. For being considered as a resident in India, the residency period has been proposed to be reduced to 60 days from 182 days for NRIs. Conversion of 1 person company into a public company or a private company shall be permitted any time. इस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे अमेंड 1 person कंपनी रूल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फास्ट ट्रैक मर्जर एक्सटेंडेड टू स्टार्टअप्स एंड अदर स्मॉल कंपनीज। सो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 person कंपनी की जब आप बात करें तो मतलब एक ही पर्सन उस कंपनी को इस्टेब्लिश करे, तो कोई भी नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन का सिटीजन है, हु इज़ एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब भारत का सिटीजन भारत में रहता है कि नहीं वो अलग बात है, तो अलाउड टू फॉर्म एन 1 person कंपनी, ही इज़ अलाउड टू फॉर्म 1 person कंपनी। एक स्टेटमेंट ये। अगर उसे कंसीडर होना है तो यहाँ पे जो एक टाइम पीरियड दिया गया है, फॉर बीइंग कंसीडर एज अ रेसिडेंट इन इंडिया द रेसिडेंसी पीरियड हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी रिड्यूस टू 180 जो आपका 182 डेज है उससे 120 डेज को आपका रिड्यूस किया गया है। कन्वर्जन ऑफ 1 person कंपनी टू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी शैल बी परमिट, कभी भी इसको मतलब 1 person कंपनी को आप पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है 1, 3 आपका सही है, जो आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट
2008. Ministry of Corporate Affairs decided to initiate the process of greater ease of doing business for law-abiding limited liability partnership. Objective is to remove criminality of offences from business laws where no malafide intentions are involved. Offences that are more appropriate to be dealt with other laws, under other laws, are proposed to be omitted from LLP Act 2008. तो देखो यहाँ पे एक जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. देखो लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं. सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है इन विच मान लो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. उन स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब एक लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं. और इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई दूसरा के मिसकंडक्ट के लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है. सो इट कैन एग्जिबिट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन. ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस. तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 है. इस पर जो है सर्टेन चेंजेस आपके किए जा रहे हैं. खासतौर से जो क्रिमिनलिटी एस्पेक्ट है उसको रिमूव करने की बात की जा रही है. और अगर ज़रूरत पड़ती है तो देयर आर सर्टेन लॉज जिसके बेसिस पर आप उसको डील कर सकते हो. सो ऑब्जेक्टिव जो है इज़ टू रिमूव क्रिमिनलिटी ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम बिजनेस लॉ वेयर नो मैलाफाइड इंटेंशंस आर इन्वॉल्व. कोई भी ऐसा मैलाफाइड इंटेंशन जहाँ इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ पे कोई भी जो क्रिमिनलिटीज़ है, क्रिमिनलिटी ऑफ ऑफेंसेस, उसको हटाना. ऑफेंसेस दैट आर मोर अप्रोप्रिएट टू बी डेल्ट विथ अंडर अदर लॉज आर प्रपोज टू बी ओमिटेड. ऐसी चीज़ें जो ऑफेंसेस किसी दूसरे लॉ पर भी के द्वारा डील किए जा सकते हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस को आप LLP एक्ट 2008 से रिमूव करने की बात की है. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. आंसर जो है 1, 2, 3. तो यहाँ पे ये PIB की न्यूज़ है. MCA इनिशिएट्स प्रोसेस ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें. अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज दिस कोड दैट इज SPLIVE. थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट.